हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर सेशन। दिस इज सुमनदीप, योर वेदांतु केमिस्ट्री टीचर, एंड हम कर रहे हैं अपने टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल दी चैप्टर्स जो भी इंपॉर्टेंट है आपके जेई मेंस के लिए। एंड आज हम लेकर आए हैं केमिकल कैनेटिक्स के क्वेश्चंस। अभी तक सोल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर के क्वेश्चंस हो चुके हैं जो कि आपके जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज भी सेम होने वाला है। मैं वो क्वेश्चंस लाई हूँ जो लेटेस्ट 2023, 2022 एंड 2021 एंड 2020 में हो रखे हैं। सो इन 4 साल के पेपर में क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने पिक कर लिए हैं ताकि जब भी आप खुद पढ़ने बैठो तो ऐसे क्वेश्चंस पे फोकस करो। एंड जब टॉपिक को स्टडी करना है तो ऐसे ही सोचना कि हाँ, इसको टॉपिक से ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग सीरीज आती रहेंगी, जैसे कि अभी आपने देखा होगा इजीएस्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि इजीएस्ट क्वेश्चन जो जेई मेंस के हैं वो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हैं कि हाँ, इतना भी डिफिकल्ट नहीं हो सकता कुछ। तो वो जरूर देखने हैं। बट ऐसी और इंटरेस्टिंग सीरीज आती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो। एंड अपनी नोटबुक्स निकाल लीजिए, दिमाग को उस लेवल तक ले जाइए कि जेई के क्वेश्चंस हैं तो हमें क्वेश्चंस को थोड़ा सा दिमाग लगाकर अच्छे से समझना है। एंड फिर हम ट्रिकी वेज भी देखेंगे कि कैसे कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है 2023 में 12 अप्रैल को आ रखा है, थोड़े महीने पहले की बात है। अब 2 तरह के बच्चे हैं जो बेसिक से इसकी गलती करेंगे, सब मोस्टली गलती करेंगे। ओवरऑल ऑर्डर बताना है। हमें पता है कि अगर 2 मल्टी स्टेप रिएक्शंस हो तो यहाँ पर क्या हो जाता है, जो स्लो स्टेप है उस पर रेट डिपेंड करता है। सो हम क्या करेंगे, अच्छा मैं गलती बता रही हूँ, ये गलती क्या करते हो कि रेट इज इक्वल टू, अरे रेड पेन नहीं चाहिए हमें, के NOBr टू NO। क्योंकि हमें तो यही सिखाया है क्लास में, स्कूल में, कि जो रेट है वो स्लोएस्ट स्टेप पे डिपेंड कर रहा है। बट यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं हो रहा? ये अगर आप यहाँ पर देखो, विद रिस्पेक्ट टू इसका भी 1 इसका भी 1, तो ऑर्डर क्या होता है, सम ऑफ कोफिशिएंट्स, जो भी जिनके पावर्स रेस करे होते हैं। तो ये तो 2 आ गया, बट 2 इज द रॉन्ग आंसर। इसका आंसर 3 आएगा। वो कैसे आएगा? वो क्वेश्चन हमें इस चीज को समझना पड़ेगा। सो दिस इज रॉन्ग। तो गलत चीजें मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ऐसी गलतियां बहुत बच्चे करेंगे। अगर मैंने भी सिर्फ एनसीईआरटी से करके छोड़ दिया होता तो शायद मैं भी यही गलती करती। बट जेई मेंस है, लेवल अप है गेम का। सो वहां पर इस लेवल में क्या आएगा, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। और पहले लॉजिकली समझते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। ये NOBr है, ये NOBr है। जिसको पता है रिएक्शन 2 स्टेप्स में हो रहा है, ये इंटरमीडिएट बन रहा है। दिस इज एन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन। तो इंटरमीडिएट तो उधर भी बन रहा है, इधर भी है। सो हमें यहाँ पर इसको भी कंसीडर करना पड़ेगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मेरे पास एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, रेट इज इक्वल टू के, इसके लिए मैं लिख लेती हूँ K1 और इसके लिए लिख लेती हूँ K2। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे नहीं लेके जाना चाहती क्योंकि फिर मुझे रिएक्शंस भी देखने हैं। सो यहाँ पर K2 क्या आ रहा है मेरे पास, NOBr टू NO। बट अगर मैं फर्स्ट के लिए देखूं, K1, तो वो क्या है, NOBr टू। ये जो बन रहा है ये किसके इक्वल है, रेट ऑफ कंजम्पशन। ये रेट ऑफ कंजम्पशन के इक्वल है कि कितना कंज्यूम हो रहा है रिएक्टेंट। सो इट इज इक्वल टू K ऑफ इनवर्स ऑफ दिस, लाइक -1, इसीलिए आ गया है, दैट इज NOBr2। अब यहाँ पर ये जो पूरा रेट है दैट इज इसका जितना कंज्यूम हो रहा है, इसका जितना बन रहा है, तो वो इसका इनवर्स हो जाएगा, है ना। जब ये अब इनवर्स हो चुका है, यहाँ पर इस चीज को लिंक करो कि हमें यहाँ पर NOBr2 की वैल्यू निकालनी है। सो इसको एक स्ट्रेट लाइन में लिख लेती हूँ, K1 NOBr2 इज इक्वल टू NOBr2। ये इक्वल थे। अब मैंने K1 लाकर इधर रख दिया है -K1, क्योंकि ये सारी टर्म्स की मुझे वैल्यू चाहिए थी, मुझे ये वाली टर्म की वैल्यू चाहिए थी। सो दैट इज कमिंग इक्वल टू NOBr2। सो इसमें मैं पुट कर दूं ये वैल्यू। सो रेट क्या हो जाएगा, K2 NO आगे लिख लेती हूं क्योंकि मुझे NOBr2 की वैल्यू डालनी है। सो वो वैल्यू क्या है यहाँ पर, K1 K-1 NOBr2। अब ये वैल्यूज आ रही हैं,
देखो अब यहाँ पे डबल एनओ है, अब इस चीज को के केस को हटा दो, हमें सिर्फ ऑर्डर कैलकुलेट करना है। एनओ एनओ Br2 टोटल इस चीज पे डिपेंड कर रहा है, सो रेट क्या होगा 1 1 1 3, तो इसका ऑर्डर 3 है, सो ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन इज 3। तो यहाँ पर इस चीज को ध्यान में रखना है कि अगर ये इंटरमीडिएट है तो ऊपर भी इसका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है, सो वहां से आप इसकी वैल्यू निकालोगे कितनी आ रही है, उसके एक्सप्रेशन में डालोगे, उसके एक्सप्रेशन से हमें पता चल गया कि अच्छा ये इसके इक्वल है, सो वो वैल्यू मैंने डाल दी तो मेरे पास 3 आंसर आया है। ओके, सो ऐसे क्वेश्चंस में बहुत दिमाग चाहिए कि इसकी गलती मत करना, ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। और ये इसी साल का है क्वेश्चन, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पर मैंने पूरा सोल्यूशन अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। जिसको ये पीपीटी चाहिए प्लीज टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, मैंने उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करा हुआ है। जरूरी नहीं है कि ऐसे ही डिफिकल्ट क्वेश्चंस आएंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे जिसमें सिर्फ स्टेटमेंट्स को करेक्ट एंड इनकरेक्ट बताना है। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, चाहे आप बाद में देख रहे हो इस लेक्चर को, ठीक है। The number of incorrect statement inform in the following. The successive half-life of zero order reaction decreases with time. The successive half-lives of zero order. क्या जो लाइफ है उसकी वो डिक्रीज करती है विद टाइम? यस एग्जैक्टली, हाफ लाइफ जो है वो डिक्रीज कर रही है विद टाइम। दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। इसका एक्सप्रेशन भी हाफ लाइफ का क्या रहता है, टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2k के इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है। सो अगर कंसंट्रेशन यहाँ पर टी हाफ अगर डिक्रीज कर रहा है तो ये इनकी कंसंट्रेशन भी टाइम के साथ कम होती जाएगी, है ना, ये भी डिक्रीज करती जाएगी। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, हमें पूछी है इनकरेक्ट, और वो भी पूछा कितनी करेक्ट और इनकरेक्ट है, ठीक है। Second, the substance appearing as reactant in the chemical reaction may not affect the rate of reaction. Important, ये तो पता ही है, जीरो ऑर्डर में रिएक्टेंट्स तो होते ही है ना, बट जरूरी नहीं है कि वो रिएक्टेंट ऑर्डर में कंट्रीब्यूट करें। सो ये भी ठीक स्टेटमेंट है। ऑर्डर एंड मोलिकुलैरिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कैन बी अ फ्रैक्शनल नंबर। क्या ऑर्डर फ्रैक्शन हो सकता है? कैन ऑर्डर बी 3/2, 7/5, समथिंग लाइक दिस? ऑब्वियसली। बट व्हाट इज मोलिकुलैरिटी? मॉलिक्युलैरिटी बताती है कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं, कितने आपस में कोलाइड कर रहे हैं, तो हाफ हाफ तो करेंगे नहीं कोलाइड। सो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, गलत है। ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शन बट मॉलिक्युलैरिटी फ्रैक्शंस में नहीं हो सकती। द रेट कांस्टेंट यूनिट्स ऑफ रे 0 एंड सेकंड ऑर्डर हर मोल पर लीटर पर सेकंड, ये तो रटी हुई होती है, ये करेक्ट है, ये तो मैंने बिना देखे भी बता दूं ये ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मोल पर लीटर पर सेकंड रहता है, बट सेकंड ऑर्डर में मोल इनवर्स हो जाता है, लीटर इसका इनवर्स, तो यूनिट इसकी ऑपोजिट हो जाती है ऑलमोस्ट, तो पता चल जाता है कि अच्छा ये जिसमें मोल इनवर्स आ गया ये सेकंड ऑर्डर के लिए है, तो ये भी करेक्ट है। तो कितनी स्टेटमेंट्स रॉन्ग है? ओनली वन, सी ऑप्शन। ओके, सो इसका है 1, एक, तो एक ही आंसर है इसका, तो इतना डिफिकल्ट नहीं था ना, फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिकी था बट इसमें इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके दिस क्वेश्चन, ओके ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, ये भी आ रखा है 2023 10 अप्रैल की शिफ्ट को। इसमें क्या है कि एक मॉलिक्यूल है जो दो इंडिपेंडेंट हाफ लाइफ जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन चला रहा है, एक में उसको टाइम लग रहा है हाफ लाइफ, एक में उसको टाइम लग रहा है 12 मिनट, दूसरे में उसकी टी हाफ कितनी है, उसमें लग रहे हैं 3 मिनट्स। ओके, बोथ द रिएक्शंस हाफ लाइफ्स आर दीज। अब उन्होंने बोला है अगर ये रिएक्शन दोनों हो रहे हैं तो कितना टाइम लगेगा 50% कंज्यूम होने में। मतलब अगर एक मॉलिक्यूल है वो दो सेपरेट रिएक्शंस में जा रहा है, इसको 12 मिनट 12 मिनट हाफ लाइफ है, इस साइड 3 मिनट्स, तो इसका 50% जब बचेगा तो कितना टाइम लगेगा उस चीज़ के लिए। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या रहता है, इसके लिए सिंपल मैं फॉर्मूला बता रही हूँ, इस फॉर्मूला को याद कर लेना है। इसके लिए सिंपल फॉर्मूला है, फर्स्ट ऑफ ऑल टी हाफ इज इक्वल टू फॉर फर्स्ट ऑर्डर 0.69 के। अब k की वैल्यू क्या होती है, k1 प्लस k2, यहाँ पर 2 है तो k1 आएगा, एक का k2 आ जाएगा, वो दोनों ऐड हो जाएंगी, मतलब k टोटल क्या आएगी, k1 प्लस k2। तो अगर एग्जाम में रेट कांस्टेंट का पूछा, बट टाइम के लिए क्या करना है आपको, 1/t टोटल वन बाई टी ऑफ टोटल इज इक्वल टू 1/t
T1 1/T2। तो जितना टाइम है, ये दोनों हाफ लाइफ्स, तो इनको ऐड कर सकते हो। ये तो सिंपल, हमारे पास एलसीएम लेना है इसका। सो क्या आ रहा है मेरे पास, 1/T टोटल इज इक्वल टू 1/12 प्लस 1/3। कितना इजी है एलसीएम करना। तो यहाँ पर क्या आ रहा है मेरे पास, 12/5। तो ये 12/5 आ रहा है 1/T टोटल। सो यहाँ पर टोटल क्या आएगा मेरे पास, 12/5, और 12/5 कितना आ रहा है, ऑलमोस्ट 2.4 आएगा। सो इन्होंने पूछा है नियरेस्ट इंटीजर, तो मेरे पास आंसर आएगा 2 मिनट्स। ओके, यहाँ पर नियरेस्ट 2 मिनट्स आ रहा है। ओके, डन विद दिस पार्ट। कितना इजी था, बस ये फॉर्मूला याद रखना है। जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि एक रिएक्टेंट है वो 2 डिफरेंट रिएक्शंस कर रहा है, आपको बताना है कितना टाइम लगेगा 50% के लिए, सिर्फ ये फॉर्मूला याद रख लीजिए, ठीक है। सो ऐसे निकाल लेना है। सो 2.4, सो आप 2 कर दोगे बस। ओके, कैलकुलेशन इज डन ओवर हियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। देखो, अभी तक हम पैटर्न ऑब्जर्व करें कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं जिसमें टी हाफ बार बार आ रहा है। सो उस पर फोकस करना है जब भी करने बैठोगे, ठीक है। अब ए और बी जा रहा है, ओवरऑल रिएक्शन ऑर्डर इज 0, हाफ लाइफ इज 50 मिनट्स, मतलब आधा रिएक्शन खत्म हो रहा है 50 मिनट्स में। टाइम टेकन टू रिड्यूस द कंसेंट्रेशन टू 1/4 ऑफ इट्स इनिशियल कंसेंट्रेशन। अच्छा, अगर इनिशियल कंसेंट्रेशन मेरी जो है A0 दैट इज 1 है ना, तो उसका 1 से उन्होंने बोला है टू रिड्यूस इट्स 1/4, रिड्यूस इट टू 1/4। तो कितना यूज हो गया, कंज्यूम हो गया। सो A माइनस एक्स कितना आता है, दैट इज 3/4। 1/4 है ना। देखो, इसको ऐसे समझो, उन्होंने बोला कि सिर्फ 100% अगर आपका रिएक्शन चल रहा है तो 100% में हमारे पास 25% बचने के लिए, जब बचेगा तब हमारे पास क्या होगा टाइम, जब 25% बचेगा। सो आप बोलो कि अच्छा 25% बचेगा तो कंज्यूम कितना हो गया, 75%। तो 75% कितना है, ये वैल्यू है। ओके, अब हमारे पास टी हाफ का एक्सप्रेशन क्या रहता है, A0/2K, और टी हाफ कितना दे रखा है मुझे, 50 मिनट्स। मतलब इतना होने के लिए दैट इज इक्वल टू 1/2K, क्योंकि 1/2K हम अगर इनिशियल 1 ले रहे हैं तो उसका 0.75% बचा है, जो उसके अकॉर्डिंग करना है। सो ये क्या हुआ, 50 मिनट्स, इसको A ही रख लो चाहे। सो ये मेरे पास A0/K कितना आ गया, 100 मिनट्स। तो अगर A0/K को मेरे पास लग रहा है 100 मिनट्स, तो मेरे पास 3/4 ऑफ A के लिए कितने लगेंगे, ये तो सिंपल मेरे पास कितना आया, यूनिटरी मेथड। सो इनको डिवाइड करो। वैसे भी अब आंसर आपको कैलकुलेशन करने से पहले यहाँ पर थोड़ा सा स्टॉप करके एक चीज समझाती हूँ। अगर रिएक्शन को होने में 50 मिनट्स लग रहे हैं, हाफ रिएक्शन हो रहा है 50 मिनट्स में, है ना, तो टोटल होगा 100 में होगा। तो जब 3/4 हो गया, मतलब 75% हो गया, तो कितना टाइम लगेगा, 75 मिनट्स। तो ऐसे ही आंसर आ जाता है। तो यहाँ पर इसका 75 मिनट्स आंसर आएगा। सो यहाँ पर वैल्यू डालो 75। ओके, दिस वैल्यू केम आउट टू बी 75। तो इसके लिए सिर्फ यूनिटरी मेथड। पहले आप क्या करो कि अच्छा रिएक्शन में उन्होंने बोला कि जब 25% बचा, तो आप सोचो कितना कंज्यूम हो गया। 50% कंज्यूम होने में 50 मिनट्स लगे, 100% कंज्यूम होने में इतना लगे, 100 मिनट्स लगे, तो 75 कंज्यूम होने में कितना लगेगा, सिंपल। तो काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है ये, इजी है, कैलकुलेशन भी देखो सिंपल, 75 मिनट्स। डन। अब आती है इस क्वेश्चन की बात जिसमें हमें करना है रेट कांस्टेंट हमें दे रखा है, के की वैल्यू इज गिवन 20 मिनट्स पर मिनट। टाइम रिक्वायर्ड फॉर इनिशियल कंसेंट्रेशन टू रिड्यूस इट्स 1/32। इसके लिए फॉर्मूला क्या रहता है, C इज इक्वल टू C0 ऑफ 2⁻n। तो C0 कितना दे रहा है, कितने के लिए रिड्यूस होना है, दैट इज C0/32, ये वैल्यू है। अब 2⁻n को 32 की फॉर्म में करो तो n की वैल्यू क्या आ रही है, 5। n की वैल्यू 5 ही आएगी ना, मतलब 2 को 2 × 2 × 2 करो, 32 आ रहा है। ये फॉर्मूला याद रखना है। अब तो t कितना लगेगा इतने के लिए, अगर 5 टाइम्स है, सो t आएगा मेरे पास 5 टाइम ऑफ t हाफ, क्योंकि उन्होंने पूछा है
टाइम रिक्वायर्ड फॉर इनिशियल कंसंट्रेशन टू रिड्यूस 1/32। तो जितना टी हाफ लग रहा है उसका 5 टाइम्स लगेगा। सो अब यहाँ पर क्या आएगा, 5 इंटू 0.693 डिवाइडेड बाई के वैल्यू क्या है 20। सो ये आ गया 4 आ गया मेरे पास कैंसिल करके, एंड मेरे पास क्या आ रहा है 0.693/4। अब इसका वैल्यू मेरे को दे रखा है log 2 की वैल्यू एंड log 10 की, दैट इज समथिंग नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि ये हम एक्स्ट्रा फॉर्मूला एक लर्न करते हैं कि ये सब कैलकुलेशन की जरूरत ना पड़े। सो ये कितना आ रहा है 0.173 मिनट्स। तो इतना आ रहा है, हमें लॉग की वैल्यू की जरूरत भी नहीं पड़ी, ये सिंपल फॉर्मूला याद रख लेना। अब यहाँ पर उन्होंने आंसर पूछा है 10⁻⁻² की टर्म में। सो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या लिखोगे आप 17.3 इंटू 10⁻²। तो यहाँ पर 17.3 आ जाएगा। ओके, नियरेस्ट इंटीजर करना है तो 17 कर सकते हो, बट 17.3 इज द राइट आंसर। सो ऐसे कैलकुलेशन होती है। आप यहाँ पर देखिए, ये फॉर्मूला याद रखना है जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि कितना रिड्यूस करना है इनिशियल का 32%, 1/32। अगर इनिशियल 1 है तो 32, तो कितनी हाफ लाइफ के इक्वल यूज होगा 5 टाइम्स। तो बस उसका टाइम निकाल दीजिए और मेंशन कर दीजिए। इजी क्वेश्चन, इजी था काफी ये। अब ग्राफ्स पूरे चैप्टर में या तो रेट के एक्सप्रेशंस हैं, के की यूनिट्स हैं, या ग्राफ्स हैं, और ये भी आ रखा है 2021 की सितंबर वाली शिफ्ट में। अब पूछा क्या है, आपको बताना है कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है रेट कांस्टेंट का टेम्परेचर के साथ रिलेशनशिप फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन हमारे पास सिंपल इसका रिलेशन क्या है, K इज इक्वल टू AE⁻⁻ ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन रहता है। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन है, यहाँ पर एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब उसमें एनर्जी इंक्रीज एब्जॉर्ब कर रहा है वो, है ना, तो टेम्परेचर के साथ रेट इंक्रीज करता है। एक्सोथर्मिक के लिए क्या होता है, उल्टा रिएक्शन शुरू हो जाता है। बट एक्सोथर्मिक के लिए इसके लिए रिलेशन क्या होना चाहिए, के की वैल्यू अगर इंक्रीज कर रही है सो टी की वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है, तो ग्राफ जो है वो अप जाना चाहिए। और एक्सपोनेंशियल है तो स्ट्रेट लाइन तो आएगी नहीं, सो ये भी नहीं आएगा क्योंकि ये नीचे जा रहा है, ये भी नीचे जा रहा है, एंड दिस इज द ओनली आंसर। ठीक है, कितना इजी था, कुछ भी नहीं, एक्सो एंडो को छोड़ो, यहाँ पर इस चीज को याद रखो कि टी का रिलेशन जो है वो डायरेक्ट है। अगर के इंक्रीज करा तो टी इंक्रीज होगा क्योंकि वो इनवर्स में है ऊपर। ठीक है, एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए सिंपल जो नॉर्मल हमारे पास ग्राफ आता है वही यूज होगा। ठीक है, और ये कौन सी इक्वेशन है, आई होप एवरीबडी रिमेंबर्स, दिस इज अर्हीनियस इक्वेशन। ये है हमारे पास अर्हीनियस इक्वेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कितना इजी क्वेश्चन है। ये 2021 में आ रखा है 27 जुलाई की शिफ्ट को, एंड यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है ऑर्डर के यूनिट्स क्या हैं। जिसको रटे हुए होते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं आते आई विल टेल यू कि कैसे कैलकुलेट होते हैं। इट्स मोल 1 - n लीटर n-1 पर सेकेंड। कैसे निकालते हैं, रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसेंट्रेशन, है ना। और अब रेट के यूनिट क्या है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब इसको भी मैं बता देती हूँ अच्छे से। रेट क्या होता है, रेट इज लाइक स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो रेट क्या है, जो कंसेंट्रेशन का टाइम बता रहा है, दिस इज कंसेंट्रेशन अपॉन टाइम इक्वल टू के, और इधर भी कंसेंट्रेशन है। अब इसको कैंसिल नहीं करना है हमें। कंसेंट्रेशन मतलब मोल पर लीटर, एंड टाइम क्या है सेकंड, एंड ये के, और कंसेंट्रेशन किस टर्म में रहती है, मोल पर लीटर, है ना। अब के की वैल्यू मुझे निकालनी है, सो ये क्या हो सकता है, मोल पर लीटर, और सेकंड ऊपर चला जाएगा तो सेकंड इनवर्स डिवाइडेड बाय मोल पर लीटर। सो ये है अब इसकी यूनिट्स। अब क्या होगा, जब यहाँ पर दे रखा है मोल पर लीटर, सो यहाँ पर क्या होना चाहिए, n⁻⁴। यहाँ पर मैंने n की पावर रेस क्यों करी, क्योंकि जनरल ऑर्डर रिएक्शन पूछा है, हमें नहीं पता 0 है, फर्स्ट है, सेकंड है, नहीं तो कैंसिल हो जाता। अब यहाँ पर क्या बना एक्सप्रेशन, मोल पर लीटर पर सेकंड, मोल n लीटर -n। सो अब जब ये ऊपर जाएगा सो क्या बनेगा, मोल 1 - n। देखो अब इसको लीटर, अब ये माइनस में है, ऊपर जाएगा ये प्लस में होगा, तो
ऊपर -n1 में है, सो ये क्या हो जाएगा n-1 पर सेकंड एज इट इज रहेगा क्योंकि नीचे वाले में सेकंड है ही नहीं। सो ये मेरे पास ऑप्शन आती है। सो क्या करा मैंने, जस्ट रेट के सिंपल यूनिट को रखा। तो अगर आपको ये चीज़ याद भी नहीं रहती, एक्चुअल में ये ऐसे करते हैं, बट इसको सिर्फ आपको क्रैम करना है अगर एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, डन विद द 7th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये ग्राफ का क्वेश्चन है, फिर से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कि इसको कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को। यहाँ पर देखो, रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इज मेजर्ड एट डिफरेंट टेम्परेचर एंड डाटा आर प्लॉटेड इन द गिवन फिगर। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन इन किलो जूल पर मोल, उस फॉर्म में पूछी है। एक्सप्रेशन क्या रहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल K इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ग्राफ है लॉग के में ले रखा है, और टाइम को भी टी अपॉन 1/10⁻³ ले रखा है। सो ये क्या आएगा, लॉग के लॉग ए माइनस, अब ई ए अपॉन आर टी नीचे आ जाएगा, और टी की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पर 10⁻3। सो यहाँ पर 10⁻3 आ जाएगा। सो यहाँ पर मेरे पास क्या आ रहा है, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। आई होप यू गाइज रिमेंबर दिस इज स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, mx प्लस सी। अब ये क्या है, सी हमारे पास इंटरसेप्ट, m इज इंडिकेटिंग स्लोप है ना, दैट इज इंडिकेटिंग स्लोप, एंड ये है y एक्सिस के लॉन्ग ln k। तो मुझे निकालनी है वैल्यू स्लोप की, माइनस ई ए नॉट अपॉन आर, दैट इज द स्लोप। ये वैल्यू t नहीं आएगा क्योंकि t को प्लॉट कर दिया 10⁻3 अपॉन टी। यहाँ पर स्लोप क्या है, दैट इज 10 और इधर से 5। सो क्या आएगा, -10 अपॉन 5, -10 अपॉन 5 आ रहा है, दैट इज 2। सो आंसर क्या आ गया, ई ए इज इक्वल टू 2R। 2R इज द आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन था, हमें किलो जूल की फॉर्म में बताना है, ये किलो जूल की फॉर्म में ही है। ठीक है, तो ये कैसे करा, सिंपल मेरे पास अर्हीनियस इक्वेशन है, अर्हीनियस इक्वेशन में मुझे कंसीडर करना है कि स्लोप कैसे निकालते हैं। जिसको पता है ऑलरेडी उसको पता है यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी के लिए दिस इज द एक्सप्रेशन जो भी अर्हीनियस इक्वेशन में। नाउ इसका ये स्लोप दे रहा है, सो हमने प्लॉट करा, स्लोप निकाला, वैल्यू आ गई। कितना ईजी था, है ना। सो ये क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पर अब ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ये है 9th क्वेश्चन हमारा आज का, और इसमें इससे इजी क्वेश्चन, इसको मैं ऐड करना चाहूँगी अपने इजीएस्ट क्वेश्चन में भी, क्योंकि हमें सिर्फ पूछा है और 2023 में जनवरी में आ रखा है ये क्वेश्चन। गुड, तो पूछा है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। मैं वैसे अगर देखूँ तो मुझे पता चल जाएगा, बट लेट्स फाइंड इट आउट स्लोली। सो इस रिएक्शन को मुझे अगर लिखना हो तो कैसे लिखते हैं, -1/2 dt A इज इक्वल टू -1/3 dB अपॉन dt इज इक्वल टू, अब वो 2/3 है, वो इन्वर्स हो जाएगा, -2/3 d/dt ऑफ C। उन्होंने नंबर ऑफ मोल्स उन्होंने n लिख दिया, बट हम ऐसे ही लिख रहे हैं। मुझे पूछा है उन्होंने विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो n के a के आगे कुछ भी नहीं है, सो मतलब मुझे 2 उधर लेके जाना पड़ेगा। सो ये क्या हो जाएगा, -2/3, और ये क्या हो जाएगा, -4/3। सो इन्होंने माइनस कंसीडर नहीं करा, बट वो आना चाहिए था। यहाँ पर 2/3 देखो कौन से में है, इसमें है B में एंड D में। यहाँ पर 4/3 किस में है, इन दिस वन। सो यही गलती थी। गलती क्या करते हैं आप लोग, कई बार आप देखोगे कि 3/2 है, इसको रिवर्स करना भूल जाते हो, बट वो करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट यहाँ पर। सो D वॉज द राइट आंसर। ठीक है, सो इट इज़ नॉट डिफिकल्ट अगर केमिकल किनेटिक्स की बात करें, बट हाँ ग्राफ्स में आप लोगों को थोड़े डाउट्स हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इट इज ट्रू दैट, अब ये 10th क्वेश्चन है, ये काफी इजी है। अब इसमें क्या करना है, जो भी है सिर्फ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। इट इज ट्रू दैट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज ऑलवेज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। क्या ये ट्रू है, सोचो। A zero order reaction is a multi-step reaction. A zero order reaction is a single step. A second order is always a multi-step. देखो फर्स्ट जरूरी नहीं है कि वो सिंगल स्टेप ही हो, ठीक है, इट इज नॉट अ नेसेसरी कंडीशन, बट हाँ जीरो ऑर्डर हमेशा कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस रहते हैं।
क्योंकि कोई ऐसा रिएक्शन हो नहीं सकता कि जिसमें कोई रिएक्टेंट ना प्रेजेंट हो। तो रिएक्टेंट है बट वो कंसीडर नहीं हो रहा ऑर्डर में, इट मीन्स वहां पर वो मल्टी स्टेप हो रहा है। सो दिस इज अ मल्टी स्टेप रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन, नहीं ये सिंगल स्टेप नहीं है। सो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इज ऑलवेज अ मल्टी स्टेप, ये भी कोई श्योरिटी नहीं है। सो दिस इज द ओनली राइट ऑप्शन, ट्रू। और ये जेई के क्वेश्चंस में आया हुआ है। तो ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी जब आप बोर्ड्स के लिए पढ़ते हो तब भी ये इतना इंपॉर्टेंट रहता है और यहाँ पर भी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो ये तो थे हमारे सारे क्वेश्चंस। समराइज में यही कर देती हूँ कि टॉपिक कौन से क्वेश्चन से, लाइक कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है। ऑर्डर से भी आ रहा है, हाफ लाइफ से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं एंड अर्हीनियस इक्वेशन। तो बस ये 3 चीज़ें कर लो, योर वर्क इज़ डन। बट ये टॉप 10 क्वेश्चंस आर जस्ट आइडियाज़। ऐसे सिमिलर 50 क्वेश्चंस और करो, थोड़ा सा और आइडिया होगा कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। बट अभी हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में विद आवर न्यू चैप्टर, जिसमें हम करने वाले हैं डिस्कशन सेम टॉप 10 क्वेश्चंस की। बट अभी जो भी मैंने पढ़ाया है उसकी पीपीटी अवेलेबल हो जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे, तो ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं आप नेक्स्ट सेशन में। दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। बाय बाय।